हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11th क्लास है और इसी 11th क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर की। और चैप्टर नंबर 9 आपके सामने है और हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली। वायुमंडल परिसंचरण मतलब हवाओं का संचरण बेसिकली किस तरफ रहता है। कह रहे हैं कि अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल का तापमान असामान्य वितरित वर्णन है। कि अगर आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का जो धरातल है उसका जो टेम्परेचर है उसका क्या है, असमान वितरण है। असमान वितरण क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं पड़ती। पृथ्वी पर एक जगह एक समान ना पड़ने की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है। क्या मिलता है? टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है। वायु गर्म होने पर फैलती है। देखिए, हवा की एक अपनी प्रॉपर्टी है वायु की। गर्म होने पर क्या होती है? वो आपका गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। यही वजह है जब आप 0 डिग्री पर जाएंगे तो हवा कैसी होगी? गर्म होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी और इस तरीके से उठेगी। ठीक है नहीं? ये हमें दिखेगी ऐसे। ठीक है नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब में विभिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यूनतम दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु की पवन है। वायुमंडल दाब भी है, वह आपका निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब आपका नीचे बैठेगी। पवने वायु के धरातल व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है, जिसकी पूरी पृथ्वी का तापमान बना रहता है। ठीक, आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, बादल बनने लगते हैं, वर्षा होती है। इस अध्ययन में वायुमंडलीय दाब विभिन्नता के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशि का बनना, वायु राशियों की मिश्रण, खराब मौसम संबंधी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वितरण शामिल है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी और आपको एक एक करके देखने को भी मिलेगी। ठीक, ये सारी चीजें हमने इसमें चल रहा है और हम इसको, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको हवा का जो वायु संचरण है उसमें आप देखेंगे कि कैसे बादल बनते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, कैसे आपकी वर्षा होती है, टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे पाया जाता है, भूमंडलीय परिसंचरण क्या होता है। इस पर आप सभी को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु से प्रभावित होता है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल विरल मतलब हल्की होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। कैसी होती है? सांस लेने में कठिनाई। ठीक, सांस कैसे जाएगी? कठिन हो जाएगी। मध्य समुद्र स्थल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक क्षेत्रफल में वायु स्तंभ का भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल को मापने की इकाई मिली बार है। समुद्र का औसत तल वायुमंडल के इतने मिली दाब के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट सघन होता है, इसी कारण वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। उसको वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका वायु दाब मापी मरकरी बैरोमीटर अथवा निर्बंध दाब यानी कि एटोडिक बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, आपका जो एयर प्रेशर को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? आपका वायु दाब मापी यानी कि मरकरी बारोमीटर है, बैरोमीटर है, मरकरी बैरोमीटर। तो क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं? तो हम लोग आपका बैरोमीटर से आपका मापते हैं। इन उपकरणों के विषय में
जानने हेतु भूगोल का प्रयोगात्मक भाग एनसीईआरटी 1 2006 को देखिए। वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे आप एयर प्रेशर आप हाइट पर बढ़ते चले जाएंगे, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और प्रेशर में भी आपका फर्क आएगा। ऊंचाई पर वायु दाब विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न होता है। यहाँ भी यही कंडीशन है। एटमॉस्फेयर हर जगह अलग अलग होता है। यहाँ भिन्नता नहीं, यहाँ विभिन्नता ही वायु गति का मुख्य कारक है। अर्थात पवनें उच्च वायु दाब से आपका कम वायु दाब की तरफ चलती हैं। हमेशा मैंने आपको बताया है, हवा जो है हाई प्रेशर से कहां बहेंगी, लो प्रेशर की तरफ बहेंगी। क्लियर है? ये आपको कहां बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए हवा किधर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका। ठीक है, अब चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है के कारण धरातल पर क्या है आपका, वायु की सघनता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि एटमॉस्फेयर पर ही या जो हमारा भूपर्पटी है इसके नियरेस्ट ही आपका वायुमंडल पाया जाता है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हमारे पास जो है हमारा हवाओं का जो संघनन है, जो वायुमंडल है वो एटमॉस्फेयर की मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से ही रुका हुआ है। क्लियर है? ये आपको देख लिया। अच्छा, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर क्या वायु दाब में कुछ फर्क आता है, बताइए मुझे आप। ऊंचाई के साथ बढ़ने पर वायु दाब में कुछ फर्क आता है? तो हाँ, अंतर है। चलिए, वायु दाब में ऊर्ध्वता भिन्नता ऊंचाई पर बढ़ने के साथ एयर प्रेशर में आपका इफेक्ट आता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यानी कि वायुमंडल में नीचे के भाग में जो वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक, यह ह्रास दर प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार होती है। यानी कि अगर आपने 10 मीटर ऊपर चढ़े तो 1 मिलीबार कम हो जाएगा। ऐसे लिखिए, 10 चढ़े 1 कम होगा, 20 चढ़े 2 होगा, 30 चढ़े 3 होगा, 4 चढ़े 40, 50 चढ़े 5, 100 चढ़े 10। तो ऐसे करके 10 मीटर जाने पर 1 मिलीबार के बराबर उसमें कमी आएगी। ठीक, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। जरूरी नहीं है हमेशा एक ही रेट में घटे। सारणी दी गई है, इस पर देखिए। अगर आप 1 किलोमीटर समुद्र तल पर इतना है तो ये हो सकता है, और 1 किमी गए आप समुद्र तल से ऊपर तो इतना हो सकता है, 5 किमी जाने पर इतना और 10 किमी जाने पर इतना। तो वायुमंडल में औसत वायु दाब और तापमान को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? दोनों को प्रस्तुत करता है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन इसके विपरीत दिशाओं में गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। जो पवनें ऊर्ध्वाधर होती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। देखिए, वायु दाब का क्षैतिज वितरण, भाई ऊर्ध्वाधर हो गया इस तरीके से, क्षैतिज हो गया इस तरीके में, या इस तरीके से जब कोई हवा चलती। पवनों की दिशा व वेग संदर्भ में वायु में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायु के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा कहता है। कहां? समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखा जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाती है। कैसे होती है समदाब रेखा? क्या है समदाब रेखाएं? वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल को एक तल से दूसरे तल को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई को प्रभावित करने को दूर और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु मापने के बाद समुद्र तल के स्तर घटता है
समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्र में दिखाया जाता है कि कैसे बदलता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग आपका इसमें देखते भी। चित्र 9.1 विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों में समदाब रेखाओं में आकृति को दर्शाता है। निम्न वायुदाब प्रणाली को एक अधिक समदाब रेखाओं से घिरी है। केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब प्रणाली भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं। ऐसी होती हैं एक या समदाब रेखाएं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। सेंट्रल में कैसा होता है आपका हाई प्रेशर, यानी कि बाहर कैसा हुआ लो प्रेशर, अंदर कैसा हुआ हाई प्रेशर। ठीक, और ये स्थिति को आपको दिखाई देगा। देखिए, जब भी कोई तार होता है इस तरीके से, तो कहीं कहीं आपका बीच में लो मिलता है, बाहर की तरफ हाई हो जाता था। तो ये अक्ष होता है, ये कॉल है, ये इसका रिज है। यहाँ निम्न होगा तो बाहर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए, बड़ा सरल है। और एक चीज समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर के साथ बढ़ने में देखिए होता क्या है, पहले समझिए। अगर तापमान बढ़ेगा, जो दाब है, दाब यानी कि वायु दाब, ऐसा लिखते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर एयर प्रेशर कम होगा। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए, अगर तापमान घटता है तो इसमें क्या होगा, वायु दाब आपका बढ़े। क्या होगा, वायु दाब बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है किसके, आपका प्रेशर के, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ये आपने साइंस में भी ये चीज पढ़ी होगी और आपको पता भी होनी चाहिए। दूसरा, जो हवा है वो हाई प्रेशर से कहां चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। कहां से, ध्यान दीजिए, HP2LP शॉर्टकट में लिखा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हवाओं के बहने की दो तरीके हैं, या तो हवा कैसे चलेगी, ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक, कैसे चलेगी, ऊर्ध्वाधर, या फिर कैसे चलेगी, क्षैतिज, इस तरीके से। कैसे बहेगी, क्षैतिज रूप। तो ये जो तरीका है सीधा ऊपर की तरफ बहने का, ये ऊर्ध्वाधर है। इस दिशा में जाए, इस दिशा में जाए, ये क्या होगी, ये दिशा कौन सी है, ये आपका क्षैतिज है। कौन सी दिशा है, क्षैतिज दिशा है। तो आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा मेरे प्यारे, कि कौन सी ऊर्ध्वाधर है और कौन सी आपका क्षैतिज। ठीक, अब इनको देख लीजिए। आगे देखें, समुद्र तल वायु दल का वितरण। समुद्र तल वायु दाब के विश्व वितरण जनवरी से जुलाई महीने में, ध्यान दीजिए, जनवरी से जुलाई महीने में समुद्र तल से वायु दाब का विश्व वितरण चित्र को दिखाया गया है और इसको दर्शाया भी गया है कि क्या स्थिति है और किस स्थिति में ये हमको हमेशा देखने के लिए भी मिलेगा। अब देखिए, जनवरी व जुलाई के महीने में समुद्र तल पर वायु दाब का विश्व चित्रण दिखा को आपका दर्शाया गया। अब देखिए, समुद्र तल की बात करेंगे हम, तो चीजें बड़ी आसान और सरल जाएंगी, बस थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि आपको समुद्र की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो धीरे से गर्म होता है और धीरे से आपका ठंडा होता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, और लैंड में क्या है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तुलनात्मक रूप से कितना, कोई भी ओशनिक बॉडी की तुलना में। आप देखिए, ये आपकी 0 डिग्री है, देख लिया कैसी है, 0 डिग्री। अब यहां पर वो क्षेत्र ढूंढिए जहां पर समुद्र है।
तो भाई समुद्र का कौन सा रीजन है आपका? ये वाला एस वाला जो पोर्शन है अटलांटिक, ये बीच का रीजन हो गया, ये रीजन हुआ, ये पूरा क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र हुआ, और पूरा ये क्षेत्र हुआ, और यहां पर भी क्या है आपका? समुद्र है। तो जहां पर आपका समुद्र है, सी तल है, सी लेवल है, उस जगह पर आपको वेरिएशन, आपको अंतर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आप उनको देख। चलिए, देखा इतने। अब देखिए थोड़ा वेरिएशन क्या दिखाई देगा आपको। ये जो 10-10 दिखाई दे रहा है, 10-15 दिखाई दे रहा है, 10-20, 10-15, ठीक है। ये सारे वो रीजन है जहां आपका सी लेवल है। और ये क्षेत्र कौन सा है? इसी क्षेत्र को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यानी कि ये क्षेत्र कौन सा है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। होता क्या है, नीचे की वायु, ऊपर की वायु, यहाँ दोनों आपस में टकराती हैं, या फिर कहते हैं कि यहाँ पर दोनों गोलार्ध की जो हवा है वो आपस आकर मिलती हैं। उसी क्षेत्र को बोलते हैं ICTZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। कन्वर्स का मतलब होता है दो चीजों का मिलना, चाहे हवा मिल रही हो या कोई और बॉडी। तो यहाँ क्या मिल रहा है? हवा। और उष्ण कटिबंधीय इसलिए है क्योंकि ये गर्म क्षेत्र में आपका मिल रहा है। विषुवतीय वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। कैसा है? विषुवतीय वृत्त के निकट वायुदाब क्या होता है? कम होता है, और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र, विषुवतीय निम्न अवदाब इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। ये कैसा क्षेत्र है? ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। जब दो आपका क्षेत्रों की हवाएं आपस में आकर मिलती हैं, उतरती हैं, तो यहाँ क्या बनता है? प्रेशर आपका लो बनता है। कैसा होता है? लो प्रेशर बनता है। इसलिए आपने देखा होगा जो विषुवतीय क्षेत्र है 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में क्या होता है? विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। उसके बाद 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है। हाई प्रेशर कहां मिलेगा? आप देखिए, ये क्षेत्र है, ये 0 है, तो 0 वाला क्षेत्र कितना हो गया? लो। लो मतलब 0 से लेकर 5 नॉर्थ और 5 साउथ। लेकिन यहां से ही जो ये आपका 30 का रीजन है, यहां पर क्या मिलेगा? हाई प्रेशर। क्या मिलेगा? हाई। और यहां क्या मिलेगा? लो प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिन्हें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों पर 60 और 60 डिग्री दक्षिण में पहुंचने पर लो प्रेशर। अब यहां आप 60 जाओगे, फिर यहां आपको लो मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? फिर लो। अब 60 से 90 के बाद यहां टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां भी हाई प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, और यहां भी आपको हाई प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो बेल्ट है या जो क्षेत्र है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, या कह सकते हैं वो क्षेत्र आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर की बेल्ट में क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। ध्रुवीय के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। वायुदाब पेटी स्थायी नहीं है। सूर्य की किरणों का विस्थापन के साथ पट्टियां विस्थापित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकती रहती हैं। ठीक, तो ये है एयर शिफ्टिंग बेल्ट। चलिए यहां द्वारा आपको बना के दिखाता हूं कि किसकी बात कर रहा हूं। ये है आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बेसिकली यहाँ पर 0 से लेकर आपका 5 डिग्री के बीच जो है हवा दोनों तरफ से आती है, इधर से भी आती हैं और इधर से भी आती हैं। तो यही क्षेत्र बन जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब हवा यहाँ आकर मिलती हैं, ठीक, तो इस क्षेत्र में क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। ठीक, अब होता क्या है? यहाँ तो लो हो गया, तो ये 30 डिग्री यहाँ दोनों पर बीच है। अब देखिए, यहाँ तो लो प्रेशर है, अब यहाँ कैसा बनेगा?
यहाँ आपका हाई प्रेशर मिलेगा इन दोनों के बीच, क्योंकि हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर वापस यहीं बैठती है, तो इसलिए इन दोनों क्षेत्रों पर हाई प्रेशर। और यहाँ फिर क्या मिलेगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ फिर आप 30 से लेके 60 के बीच आओगे, तो 60 आने पर फिर आपको लो प्रेशर मिलेगा। और जितने भी हमारे पोलर एरियाज हैं, यहाँ आपको हाई प्रेशर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं हाई प्रेशर मिलने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा मिलता है, टेम्परेचर कम मिलता है। और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कैसा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो यही चीज आपको यहाँ बता रहा है। देखिए कि जो जीरो वाला क्षेत्र है हम उसको क्या कह रहे हैं, जीरो वाले क्षेत्र को इक्वेटोरियल जो आपका रीजन है, ये रीजन आपका कहा जाता है। ठीक, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक हैं जो पवन की दिशा और उसके वेग को प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में विभिन्नता के कारण वायु गति होती है, और इसी क्षैतिज वायु गति को पवन कहते हैं। इस क्षैतिज गति को हम क्या कहते हैं, वायु पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। भूतल की अधारिलता विषमताओं के कारण ही संघर्ष पैदा होता है। ऐसा होता है कि जब आपकी जो भी विषमता रहेंगी उनके कारण ही पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन पर द्वारा लगाए गए बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरियोलिस बल क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। अब देखिए, जब पृथ्वी आपका इस तरीके से घूमती है तो घूमने पर क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। और कोरियोलिस बल की वजह से ही जो हवाओं की गति है उनमें आपका फर्क पड़ता है। ठीक, दूसरा उनकी दिशा भी आपका परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जब भी कोई हवा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध से इक्वेटर को पार करती है तो उसकी दिशा आपकी बदल जाती है, और जब कोई उत्तरी गोलार्ध से जीरो को पार कर दक्षिणी गोलार्ध में आती है उसकी दिशा बदल जाती है। मान लीजिए इस तरह की आ रही थी, 0 डिग्री को पार किया, वो इस दिशा में मुड़ जाएगी। यहाँ से कोई हवा जा रही थी, जानी थी इस दिशा में, वो कैसे मुड़ जाएगी, ये देखिए ऐसे जा रही थी, ये मुड़ जाएगी इस दिशा में, क्योंकि पृथ्वी कैसे मूवमेंट कर रही है, आपका पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस वजह से जितने भी हवाओं की गति है और हवाओं की दिशा है वो आपका पृथ्वी द्वारा उत्पन्न कोरियोलिस बल की वजह से होता है। और कोरियोलिस बल कब उत्पन्न होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या चक्कर लगाती है, तब उस समय जो उत्पन्न होने वाला बल है वही है कोरियोलिस फोर्स। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक, वायुदाब प्रभाव, संघर्ष बल और कोरियोलिस बल, इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। कैसे करता है, नीचे प्रभावित करता है। तो ये है हमारा कोरियोलिस फोर्स। ठीक, बल जो है घर्षण बल और कोरियोलिस बल जो है, इसकी वजह से ही ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं और सारी चीजें हमको सामने जो है आपका देखने को मिलती है। अब है इसमें वाले दाब पिड़वड़ता। ऐसी है दाब पिड़वड़ता, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट। वायुमंडलीय दाब विभिन्नताओं का एक बल उत्पन्न करता है। कैसे होता है, एक बल उत्पन्न करता है। निम्न परिवर्तन दर में प्रवणता जहां समदाब रेखाओं के पास हो जाता है, वहां प्रवणता अधिक, समदाब रेखा दूर होने से वायुदाब कम होता है। कैसा है वायुदाब आपका,
घटता भी है ताप प्रवणताओं की वजह से। जो प्रेशर इंग्रेडिएंट होता है, चेंजेस भी आपको इनमें क्या है, दिखाई भी देते हैं। तो इसके विषय में अभी मैं आपको कल और बताऊंगा कि कैसे फ्रिक्शन बनता है, घर्षण कैसे होता है, चीजें कैसे होती हैं, दाब में जो अंतर है वो कैसे आता है, इसको देखेंगे। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे। क्लियर है? तो वायुमंडलीय विभिन्नता से एक बल उत्पन्न होता है और जो समदाब रेखाओं के आसपास है, और दाब प्रवणता को भी आप देखेंगे प्रेशर इंग्रेडिएंट में जो अंतर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।